इटली के शहर पडुआ में गैलीलियो नाम का एक आदमी अपने नए टेलीस्कोप को आसमान की तरफ घुमाता है। कुछ ही महीने पहले इसी टेलीस्कोप से उसने चांद पर पहाड़ ढूंढ लिए थे, बृहस्पति यानी जुपिटर के चारों तरफ घूमते चांद देख लिए थे, पूरी दुनिया की सोच को पलट कर रख दिया था। और अब वो सैटर्न यानी शनि की तरफ देखता है, और जो देखता है वो उसको कुछ समझ में आता नहीं। क्यों? क्योंकि सैटर्न अकेला नहीं है, उसके दोनों तरफ दो छोटे छोटे उभार चिपके हैं। गैलीलियो ने एक लेटर में बाद में लिखा कि इस बूढ़े ग्रह को जैसे दो नौकर मिल गए हैं जो इसे दोनों बाजू से पकड़कर चलाते हैं। फिर 2 साल बीतते हैं, गैलीलियो दोबारा टेलीस्कोप लगाते हैं और इस बार जो दो नौकर से नजर आए थे गायब हैं। सैटर्न बिल्कुल अकेला नजर आ रहा है। तो गैलीलियो फिर हैरान होकर लिखते हैं कि क्या सैटर्न ने अपने ही बच्चों को निगल लिया। ये सवाल गैलीलियो के साथ खत्म नहीं हुआ। अगले 400 सालों तक सैटर्न इंसान को यूं ही चकमा देता रहा। जिस ग्रह को हम दूर से इतना शांत और सुंदर समझते हैं, वो असल में सोलर सिस्टम की सबसे अजीब चीजों का घर है। एक ग्रह जो कि इतना हल्का है, इतना कम डेंस है कि अगर आप इतना बड़ा पानी का टब ले लें जिसमें सैटर्न आ जाए तो वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। एक ग्रह जिसके अंदर बारिश होती है लेकिन पानी की नहीं, जिसके एक सिरे पर 6 कोने वाला हेक्सागन के शेप का एक तूफान है जो पूरी धरती से भी बड़ा है, और इसी सैटर्न के करीब एक छोटे से चांद के नीचे छिपा एक पूरा समंदर जहां शायद जिंदगी भी हो सकती है। सैटर्न की वो मशहूर रिंग्स जिन्हें हम करोड़ों अरबों साल पुराना मानते आए थे, शायद उतनी पुरानी नहीं हैं, ना ही ये हमेशा रहने वाली हैं। और शायद इसीलिए अभी इसी वक्त इंजीनियर्स की 2 टीम्स हैं जो नासा के साथ मिलकर इन्हें सच में छूने का प्लान बना रही हैं। सैटर्न की रिंग्स आखिर क्या हैं, किस चीज की बनी हैं, गैलीलियो के टेलीस्कोप में नजर आकर वो गायब कैसे हुई, क्या है सैटर्न के छिपे राज, और नासा की टीम इन रिंग्स को छूना क्यों चाहती है, इससे हमें क्या पता चलेगा, जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला। कहानी हम गैलीलियो से ही आगे बढ़ाते हैं। गैलीलियो ने सैटर्न की रिंग्स को पहली बार 1610 में देखा। 1612 में उन्होंने जब दोबारा देखने की कोशिश की तो रिंग्स, या जिनको वो उभार मानते थे, उन्हें नजर नहीं आई। इसलिए गैलीलियो ने माना कि सैटर्न ने अपने इन 2 उभारों को निगल लिया होगा। अब ये जो गलती थी गैलीलियो की अपनी नहीं थी, उनका टेलीस्कोप ही उतना बढ़िया नहीं बन पाया था, कमजोर था, सिर्फ 32 गुना मैग्नीफाई कर पाता था और उसमें रिंग साफ नहीं दिखती थी, बस 2 धुंधले उभार उनको नजर आते थे। असली जवाब क्या था, उसके लिए एक बेहतर टेलीस्कोप चाहिए था, और वो टेलीस्कोप बना नीदरलैंड्स में। बनाने वाले का नाम था क्रिस्टियन हाइगन्स, एक शांत सा लड़का जो बचपन से किताबों में ही डूबा रहता था। हाइगन्स और उनके भाई ने कांच को घिसकर लेंस बनाना सीखा था, और इसी तरह ट्रायल एंड एरर से उन्होंने अपना फिर एक टेलीस्कोप बनाया जो गैलीलियो के टेलीस्कोप से बेहतर था। 1655 में इसी टेलीस्कोप को एक अटारी की खिड़की से बाहर निकालकर हाइगन्स ने सैटर्न के पास एक चमकता हुआ डॉट देखा। ये सैटर्न का सबसे बड़ा चांद था जिसका नाम आगे चलकर टाइटन पड़ा। टाइटन की खोज बहुत बड़ी थी, लेकिन हाइगन्स का जो असली कमाल था वो टाइटन की खोज नहीं थी। गैलीलियो ने सैटर्न के जिन 2 नौकरों की बात की थी जो उसे दोनों तरफ से उठाए हुए थे, वो 2 उभार, उन्हें हाइगन्स ने अपने टेलीस्कोप से देखा तो एक नई बात पता चली। ये 2 चीजें उभार नहीं थे, बल्कि एक पतली चपटी थाली जैसी रिंग्स थी जो सैटर्न के चारों तरफ सस्पेंडेड हैं, उसको कहीं से कहीं तक छूती नहीं है। यहीं पर हाइगन्स ने गैलीलियो की उलझन भी सुलझा दी कि ये रिंग हमेशा एक ही एंगल से दिखती क्यों नहीं। सैटर्न जैसे जैसे सूरज के चक्कर लगाता है, ये रिंग कभी हमारी तरफ झुकी होती हैं तो दिख जाती हैं, कभी बिल्कुल किनारे से होती हैं। अब जब ये बिल्कुल किनारे की तरफ से सामने आती हैं, बिल्कुल पतली धार की तरह होती हैं, तो जो पहले के ज़माने के टेलीस्कोप थे, उनमें साफ नज़र नहीं आती थी। गैलीलियो ने पहली बार जब सैटर्न को देखा था तो रिंग्स एक एंगल पर थी धरती के रिस्पेक्ट में, तो नज़र आई। जब दोबारा देखा तो सीधी थी, परपेंडिकुलर थी, इसलिए नज़र नहीं आई। तो सैटर्न ने किसी को निगला नहीं था, रिंग्स बस अपने ओरिएंटेशन की वजह से हमें दिख रही थी और फिर नहीं दिख रही थी।
हाइगन्स को लगा कि रिंग्स एक ठोस यानी एक सॉलिड मास होगा, लेकिन आगे जाकर के हमारी समझ और बेहतर हुई। 1675 में पेरिस के एक ऑब्जर्वेटरी में बैठे एस्ट्रोनॉमर जियोवान्नी कसीनी के पास एक और ताकतवर टेलीस्कोप था हाइगन्स की तुलना में। एक नई बात उनको फिर समझ में आई कि सैटर्न की रिंग्स कोई एक रिंग नहीं थी, उनके बीच में एक गैप था। ये गैप इन रिंग्स को दो हिस्सों में बांटता था। गैप आज भी उन्हीं के नाम से जानी जाती है, कसीनी डिवीजन इसको हम कहते हैं। और ये कोई पतली लकीर नहीं है, इस गैप की चौड़ाई लगभग 4700 किलोमीटर है, 4700 किलोमीटर। इस खोज के बाद अब एक नई मुसीबत खड़ी हुई कि अगर ये सॉलिड रिंग है तो ये टिकी कैसे हुई, सस्पेंडेड कैसे हैं? इतनी बड़ी, इतनी चौड़ी सॉलिड चीज इतनी तेजी से घूमते हुए टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो रही है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या हो रहा है? अब गणित कह रहा है कि ये संभव नहीं है और टेलीस्कोप से रिंग्स दिख भी रही हैं। तो इस पहेली का जवाब फिर एक ऐसे आदमी ने दिया जो आगे चलकर इतिहास के सबसे बड़े फिजिसिस्ट में से गिना गया, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। आगे चलकर यही मैक्सवेल बिजली और मैग्नेटिज्म का पूरा सिद्धांत लिखने वाले थे, जिस पर आज की आधी टेक्नोलॉजी आप मान लीजिए टिकी हुई है। 1855 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक इनाम रखा और पूछा एक सवाल कि सैटर्न की रिंग्स आखिर किस चीज की बनी है? ये सॉलिड हैं, कोई लिक्विड है या फिर कुछ और है? पूरी दुनिया में सिर्फ एक आदमी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसका नाम था मैक्सवेल, जो तब सिर्फ 25 साल के थे। इंटरेस्टिंगली, जवाब खोजने में मैक्सवेल ने टेलीस्कोप की मदद नहीं ली, सिर्फ कागज, कलम और सिंपल मैथ। 4 साल की मेहनत के बाद 1859 में उन्होंने साबित कर दिया कि सैटर्न की जो रिंग्स नजर आ रही हैं वो ना सॉलिड हो सकती हैं और न ही लिक्विड हो सकती हैं। दोनों सूरत में वो टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। रिंग टिक सकती है तो सिर्फ एक हालत में, अगर वो असल में कोई एक चीज हो ही नहीं, वो अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हो और हर टुकड़ा सैटर्न के चारों तरफ अलग अलग अपना चक्कर काटता हो। यानी जिसे हम एक चिकनी ठोस थाली जैसा समझ रहे थे जिसके बीच में सैटर्न है, वो दरअसल करोड़ों अरबों अलग अलग टुकड़ों का एक झुंड था जो सैटर्न के अगल बगल चक्कर लगा रहा था। दूर से देखने पर ये सब मिलकर एक सॉलिड रिंग का भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन हैं छोटे छोटे टुकड़े। मैक्सवेल का गणित बिल्कुल सही था, लेकिन उसे सीधे आंख से देखना अभी भी बाकी था। यह हुआ 1895 में, जब अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स कीलर ने रिंग से आती रोशनी को तोड़ करके मापा। उन्होंने पाया कि रिंग का जो अंदरूनी हिस्सा है बाहरी हिस्से से ज्यादा तेज घूम रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग टुकड़े अपनी अपनी रफ्तार से घूम रहे हों। अब सवाल यह है कि सैटर्न की रिंग्स अगर टुकड़ों से ही बनी है तो ये टुकड़े आए कहां से होंगे? इसका सुराग एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने दिया, एडवार रोश ने। रोश ने हिसाब लगाया कि अगर कोई सैटेलाइट अपने ग्रह के बहुत करीब पहुंच जाए तो प्लैनेट की ग्रेविटी उसे खींच करके तोड़ देती है। एक लिमिट होती है जिसके अंदर कोई सैटेलाइट साबुत नहीं रह सकता। आज इसे रोश लिमिट कहा जाता है और सैटर्न की रिंग्स ठीक इसी रोश लिमिट के अंदर हैं। सबसे सिंपल बात यहीं से निकलती है कि किसी जमाने में सैटर्न का कोई चांद या कोई भटकता हुआ मास रहा होगा, कोई पिंड, वो इस रोश लिमिट के अंदर आया, सैटर्न की रोश लिमिट के, और फिर चूर चूर होकर के उसका जो डेब्री फील्ड है वो ये रिंग बन गया। अगला सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि टुकड़े हैं किस चीज के? जवाब है बर्फ। बर्फ के टुकड़े हैं। सैटर्न की रिंग्स लगभग 19 से 95% तक के बर्फ हैं और हर साइज के यहाँ पार्टिकल्स है। रेत के दाने जितने छोटे छोटे कण भी हैं और पहाड़ जितने बड़े बर्फ के ढेले भी हैं। सब सैटर्न के चारों तरफ घूम रहे हैं एक खास शेप में। ये पूरा रिंग सिस्टम करीब 2,82,000 किलोमीटर चौड़ा है, यानी जितना धरती से चांद दूर है उतना। लेकिन इसकी मोटाई ज्यादातर जगह पे सिर्फ 10 मीटर के आसपास है, इसीलिए सीधा एंगल पे दिखता नहीं है। 10 मीटर, एक 3-4 फ्लोर की आप बिल्डिंग को इमेजिन कीजिए, उतना ही मोटा है। तो अब हम जान गए थे कि रिंग्स क्या हैं, किस चीज की बनी हैं, कैसे बनी हैं और कभी दिखती हैं और कभी नहीं दिखती हैं, तो ये क्यों होता है। ऐसा लगने लगा कि सैटर्न की जो सारी बड़ी पहेलियां हैं वो सुलझ गईं। पर सच ये है कि रिंग्स अपने अंदर एक और राज छिपाकर बैठी थी और उसे जानने के लिए पहले ये समझना जरूरी था कि ये सैटर्न नाम का ग्रह है क्या भला। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि अगर आप इतना बड़ा पानी का टब बना लें जिसमें सैटर्न डूबे और उसको पानी से भर दें और फिर उसमें सैटर्न रखें, तो सैटर्न उसमें डूबेगा नहीं, तैरेगा। कहने का मतलब ये कि सैटर्न की जो डेंसिटी है पानी की डेंसिटी से कम है, इसलिए तैरेगा।
सैटर्न आप जानते ही होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर के बाद। जुपिटर से छोटा होने के बाद भी ये इतना बड़ा है कि अगर उसको हॉलो हम कर दें तो उसके अंदर अर्थ जैसे 764 ग्रह भरे जा सकते हैं। अगर आमने सामने एक लाइन में हम धरती को रखें तो 9 पृथ्वी रखनी पड़ेंगी तो उसका डायमीटर बनता है। लेकिन इस विशाल आकार के भीतर कोई सॉलिड जमीन नहीं है जिसको आप लैंड कह सकें सैटर्न पे। सैटर्न लगभग पूरा ही हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, दो सबसे हल्की गैसेस जो हम जानते हैं। इसलिए इसकी डेंसिटी पानी से कम है और इसलिए ये तैरेगा भी। इतना बड़ा ग्रह घूमता भी बहुत तेजी से है। सैटर्न पर एक दिन सिर्फ 10.5 घंटे के आसपास का होता है, तो रोटेशन तो इसका बहुत स्पीड से होता है। लेकिन जो रेवोल्यूशन है सूरज के इर्द गिर्द का चक्कर, वो ये धीरे करता है। लगभग 29.5 साल में एक बार चक्कर लगाता है, यानी सैटर्न पर एक साल 29.5 साल का होता है। और भी कमाल बातें हैं सैटर्न के बारे में। किसी भी प्लैनेट को जितनी गर्मी सूरज से मिलती है आमतौर पर वो उतनी ही गर्मी बाहर फेंकता है या उससे कुछ कम। सैटर्न का मामला अलग है। जितनी गर्मी उसको सूरज से मिलती है उससे करीब 2 गुनी गर्मी वो एमिट करता है। कैसे? ये गर्मी उसके पास कहां से आ रही है? सैटर्न कोई तारा तो है नहीं कि उसके अंदर ऊर्जा पैदा हो रही हो। जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा सुंदर भी। सैटर्न के अंदर बहुत गहराई में इतना ज्यादा प्रेशर है कि वहां हाइड्रोजन गैस एक मेटल की तरह बर्ताव करती है। लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन हम उसको बोलते हैं। अब इस गर्म मेटालिक हाइड्रोजन में हीलियम इजीली घुलती नहीं है, तो अलग होकर छोटी छोटी बूंदों में वो जमा होती है और फिर ये बूंदें बारिश की तरह प्लैनेट के सेंटर की तरफ गिरती हैं, उसके कोर की तरफ। यानी सैटर्न पर हीलियम की बारिश होती है और ये हीलियम की बूंदें जब गिरती हैं तो गर्मी छोड़ती हैं और यही गर्मी सैटर्न से बाहर आती है। अब आती है दूसरी कमाल बात कि सैटर्न पर एक दिन कितने घंटे का होता है। हमने आपको 10.5 घंटे का फिगर दिया था और सुनने में आपको इजी लग सकता है कि भाई एक बार चक्कर लगाया देख लो। लेकिन ये चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी सैटर्न के केस में कि वैज्ञानिक दशकों तक इसका पक्का जवाब नहीं दे पाए। प्रॉब्लम ये थी कि सैटर्न पर कोई ठोस जगह तो है नहीं, कोई लैंड ही नहीं है जिस पर कोई पहाड़ या निशान को आप देखें और जब वो दोबारा आपके सामने आए तो आप मान लें कि भाई एक चक्कर पूरा हुआ। तो दूसरे तरीके पर जाना था। दूसरा तरीका था कि जो प्लैनेट है उसके मैग्नेटिक फील्ड से आप पता लगाओ। होता क्या है, हर ग्रह की एक चुंबकीय धुरी होती है, मैग्नेटिक एक्सिस, जो उसकी घूमने वाली धुरी यानी कि जो उसका रोटेशन एक्सिस होता है उससे थोड़ी सी अलग होती है, एक एंगल पे होती है। इस टेढ़ेपन की वजह से प्लैनेट घूमते हुए एक तयशुदा रिदम में एक रेडियो सिग्नल छोड़ता है और उस रिदम को आप स्टडी करें तो आप दिन को नाप सकते हैं। बृहस्पति के मामले में यानी कि जुपिटर के मामले में हमने यही किया था। धरती पर भी इस तरह से एक दिन का जो पीरियड है वो नापा जा सकता है। लेकिन सैटर्न ने यहाँ पे भी चकमा दिया। इसकी चुंबकीय धुरी यानी इसका मैग्नेटिक एक्सिस और इसका रोटेशन एक्सिस यानी जिस धुरी पर सैटर्न घूम रहा है लगभग पूरी तरह एक के ऊपर एक बैठी हैं, बिल्कुल सीधी हैं। पूरे सोलर सिस्टम में एक इकलौता सैटर्न ही ऐसा प्लैनेट है जहां पे ये दोनों एक्सिस एक ही हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि उसका रेडियो सिग्नल कोई साफ रिदम देता नहीं है। 1980 के दशक में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न का एक दिन नापा था, लेकिन वो आंकड़ा बाद में बदलता रहा और फिर वहां से जवाब आया जहां से किसी ने सोचा नहीं था, रिंग से। 2019 में क्रिस्टोफर मेनकोविच की अगुवाई में वैज्ञानिकों ने एक कमाल की बात को स्टडी किया। सैटर्न के पेट के अंदर हलचल जो होती है, जो कंपन उठते हैं, वो सैटर्न की ग्रेविटी को हल्का हल्का हिलाते हैं और ये हिलती हुई ग्रेविटी रिंग्स पर जो बर्फ के कण हैं उनको छूती है और उनमें भी बारीक वेव्स बनाती हैं। यानी रिंग्स एक तरह के साइस्मोग्राफ की तरह काम कर रही थी। जैसे भूकंप की तरंगे नाम के हम धरती के अंदर झांक सकते हैं, वैसे ही रिंग्स में उठी इन लहरों को पढ़कर वैज्ञानिकों ने सैटर्न की एक दिन की लंबाई निकाली और वो जवाब था 10 घंटे 33 मिनट 38 सेकंड, 10.5 घंटे के करीब। लेकिन ये भी सैटर्न की सबसे अजीब चीज नहीं थी। सैटर्न की जो सबसे अजीब चीज है वो उस ग्रह के सिर पर नजर आती है और बिल्कुल क्लियर देखी जा सकती है। जब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने 1980-81 में सैटर्न के नॉर्थ पोल की पिक्चर्स ली तो वैज्ञानिक बड़े हैरान हुए। वहां बादलों का एक पैटर्न नजर आया जो कोई गोल घेरा नहीं था। हवा जब बवंडर बनाती है तो गोल होता है, हरिकेन भी गोल होता है, लेकिन सैटर्न पर जो नजर आ रहा था वो गोल घेरा नहीं था, एक परफेक्ट 6 कोनों वाला शेप था, एक हेक्सागन। ये असल में हवाओं की एक जेट स्ट्रीम है जो सैटर्न के नॉर्थ पोल के चारों तरफ
6 कोनों में मुड़ करके बहती है। बड़ी अजीब चीज। इस पूरे हेक्सागन की चौड़ाई करीब 30,000 किलोमीटर है और इसका हर एक किनारा, अकेला किनारा जो एज, हमारी पूरी धरती के व्यास से भी लंबा है। इसके अंदर की हवाएं करीब 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही हैं। अब सोचिए कि तूफान तो गोल होते हैं, हवाएं घूमती हैं तो गोल घेरा बनाती हैं। बचपन से हमने देखा है। सैटर्न पर हवाएं इतनी सफाई से 6 एजेस कैसे बना रही हैं? ये सवाल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी आज तक के पूरी तरह हल हो नहीं पाया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि नीचे जेट स्ट्रीम की रफ्तार में कुछ फर्क है, इस वजह से यह पैटर्न बना है। इस तूफान की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह हेक्सागन दशकों से वही जमा हुआ है। वॉयेजर ने 1980 में देखा, 2017 में एक दूसरे स्पेसक्राफ्ट ने इसे वहां देखा और ये तब से वैसा ही है। वक्त के साथ हालांकि इसका रंग जरूर बदला है, नीले से सुनहरा हो गया। ऐसा पैटर्न पूरे सोलर सिस्टम में और कहीं देखने को नहीं मिला है। दूसरे बड़े ग्रहों पर भी नहीं मिला है, यहाँ तक कि खुद सैटर्न के दक्षिणी ध्रुव पर भी जो तूफान उठते हैं, वहाँ पर भी ये पैटर्न नहीं है। वहाँ पे एक विशाल घूमता हुआ तूफान है, जिसके बीचों बीच एक आय भी आपको दिखती है। ठीक वैसे जैसे धरती पर भी जब बड़े तूफान होते हैं, हरिकेन वगैरह, उनके बीच में भी एक शांत जगह होती है जिसको हम कहते हैं आई ऑफ हरिकेन। उसी तरह इन दो तूफानों के अलावा करीब हर 3 दशक में यानी सैटर्न के लगभग हर 1 साल में एक बार इस ग्रह पर एक विशाल सफेद तूफान उठता है, इतना बड़ा कि एक छोटे टेलीस्कोप से आप धरती से ही उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सदियों तक इंसान सैटर्न को सिर्फ दूर से टेलीस्कोप से ताकता रहा, फिर हमने वहां तक पहुंचने की ठानी। 1997 में एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम रखा गया उन्हीं जोवान्नी कसीनी के सम्मान में, जिन्होंने रिंग्स के बीच का वो गैप खोजा था, कसीनी गैप वाले। कसीनी सैटेलाइट को नासा, यूरोप की स्पेस एजेंसी ईएसए और इटली ने मिलकर भेजा था। 7 साल के सफर के बाद साल 2004 में कसीनी सैटर्न के चक्कर लगाने लगा और उसने एक प्रोब भी भेजा जिसका नाम था, वेरी इंटरेस्टिंगली, हाइगन्स। इस प्रोब को टाइटन पर उतरना था और 14 जनवरी 2005 को हाइगन्स प्रोब पैराशूट के सहारे टाइटन के घने नारंगी वातावरण से गुजरते हुए नीचे भी उतरा। ये इंसान की बनाई किसी चीज की पहली लैंडिंग थी जो सोलर सिस्टम के इतने दूर किसी दूसरी दुनिया पर हुई। उतरते उतरते इसने जो तस्वीरें भेजी उससे सैटर्न की कुछ बेहद शानदार नज़ारे नजर आए। टाइटन की सतह पर नदियां थीं, झीलें थीं, नदियों के डेल्टा थे, बिल्कुल धरती की तरह नज़ारा, लेकिन ये पानी नहीं था। टाइटन इतना ठंडा है कि -179 डिग्री सेल्सियस पर वो रहता है पूरे टाइम, और पानी तो वहाँ पे पत्थर की तरह सख्त होकर जमा रहता है। वहाँ जो नदियों और झीलों में बह रहा है वो है लिक्विड मीथेन और ईथेन, यानी वो गैसेस जो हम धरती पर रसोई गैस में जलाते हैं। इतनी ठंड में वो वहाँ पे तरल बनकर बहती हैं और बड़ी बड़े लेक्स हैं वहाँ। कसीने ने इस ग्रह के बारे में और बहुत सी जानकारियां दी हैं। इससे पता चला कि टाइटन की बर्फीली सतह के नीचे भी शायद पानी का एक समंदर हो सकता है। यही वजह है कि नासा अब एक नया मिशन भेज रहा है जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। एक कार जितना बड़ा ड्रोन होगा जो टाइटन पर एक जगह से दूसरी जगह उड़ उड़ कर वहां जिंदगी की शुरुआती केमिकल्स की तलाश करेगा। ये 2028 में रवाना होगा और 2034 में टाइटन पहुंच सकता है। लेकिन सैटर्न को लेकर सबसे बड़ी खोज टाइटन पर नहीं हुई, वो एक दूसरे उपग्रह पर हुई जो टाइटन के आगे बहुत छोटा है। इस उपग्रह या कह लें चांद, इसका नाम है एनसेलाडस। छोटा सा है, बर्फ से ढका हुआ है, इतना चमकीला है कि पूरे सोलर सिस्टम की सबसे चमकदार चीज है हमारे सोलर सिस्टम की, ताजा गिरी बर्फ जैसा सफेद। कसीने ने इसके साउथ पोल पर लंबी लंबी दरारें देखी हैं जिन्हें वैज्ञानिक टाइगर स्ट्राइप्स कहते हैं, और इन दरारों से 100 से ज्यादा फव्वारे फूट रहे थे, बर्फ और भाप के फव्वारे जो सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक अंतरिक्ष में उछल रहे थे। इसका मतलब साफ था कि एनसेलाडस की उस जमी हुई बर्फ की परत के नीचे तरल पानी का एक पूरा खारा समंदर है। कसीनी इन फवारों के बीच से दर्जन भर बार गुजरा और इस उछलते पानी के नमूने भी उसने इकट्ठा किए। अब इसमें पानी तो था ही, साथ में कार्बन वाले कार्बनिक एटम्स भी उसको मिले, यानी जिंदगी बनाने में काम आने वाले जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कार्बन आपको चाहिए, वो मिल गया। और फिर कसीनी के इकट्ठा किए डेटा से 2023 में एक और खोज हुई जो और भी बड़ी थी। एनसेलाडस से जो सैंपल्स इकट्ठा हुए थे उनमें फास्फोरस मिला, फॉस्फेट के रूप में। फॉस्फेट वो चीज़ है जिसके बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है।
हमारे डीएनए में, हमारी हड्डियों में, हमारी हर कोशिका में फॉस्फेट की भी मात्रा है और एनसेलाडस के समंदर में इसकी मात्रा धरती के महासागरों से 100 गुना ज़्यादा मिली है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ ज़िंदगी है या जैसी ज़िंदगी हम समझते हैं वैसी है। इसका ये मतलब निकलता है कि ज़िंदगी बनाने के लिए जितनी नेसेसरी कंडीशंस हैं, यानी पानी, एनर्जी, कार्बन और फॉस्फेट, ये सारी शर्तें इस छोटे से चाँद पर, इस एनसेलाडस पर मौजूद हैं, धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर एक बर्फ के गोले के नीचे। 13 साल तक कसीनी सैटर्न के चक्कर लगाता रहा और फिर उसका ईंधन खत्म होने लगा। यहाँ मिशन का सबसे नाटकीय हिस्सा शुरू हुआ, जिसे नाम दिया गया ग्रैंड फिनाले। कसीनी को सैटर्न और उसके सबसे भीतरी रिंग के बीच की उस पतली खाली जगह में डाइव करने के लिए भेजा गया जहां आज तक कोई नहीं गया था। एक तरफ ग्रह की ग्रेविटी उसे खींच रही थी, दूसरी तरफ रिंग्स की ग्रेविटी उसे खींचती थी। तो कसीनी ने ऐसी 22 डाइव्स लगाई और इन गोतों में, इन डाइव्स में पहली बार रिंग्स का वजन ठीक से मापा गया। नतीजा बड़ा चौंकाने वाला था। जो सैटर्न की रिंग्स हैं, उम्मीद से कहीं ज्यादा हल्की निकली, इतनी हल्की कि सैटर्न का एक चांद है मीमांस, उसके वजन का भी सिर्फ 40%। अब इस हल्केपन के आप मायने समझिए। सालों से माना जा रहा था कि सैटर्न की रिंग्स उतनी ही पुरानी होंगी जितना खुद सैटर्न है, यानी करीब 4.5 अरब साल, 450 करोड़ साल। लेकिन अगर रिंग्स इतनी पुरानी होती तो अरबों साल की अंतरिक्ष की धूल इन पर जमती और इन्हें काला और मैला कर देती, जैसे बृहस्पति के केस में है। यूरेनस और नेपच्यून की रिंग्स भी काली और धुंधली हैं। लेकिन सैटर्न की रिंग्स तो चमक रही हैं, लगभग साफ बर्फ की हैं। रिंग्स का कम वजन और उन पर गिरती धूल की रफ्तार, दोनों को जोड़कर वैज्ञानिक एक नतीजे पर पहुंचे कि सैटर्न की रिंग्स पुरानी नहीं है, ये कंपैरेटिवली नहीं है। कई अनुमान कहते हैं कि 10 से 40 करोड़ साल के बीच इनकी उम्र होगी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हमारी धरती पर डायनासोर घूम रहे थे, तब शायद सैटर्न की रिंग्स बनी ही नहीं थी। अरबों साल पुराने सोलर सिस्टम में ये रिंग्स कल परसों की चीज हैं। हालांकि ये अब भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय है और कुछ लोग मानते हैं कि रिंग्स इससे पुरानी भी हो सकती हैं, लेकिन कसीने ने जो डेटा भेजा है उसने पलड़ा नई रिंग्स की तरफ झुका कर रखा है कि रिंग्स कंपैरेटिवली नई ही हैं। और अगर रिंग्स इतनी नई हैं तो एक और सवाल उठता है कि क्या ये हमेशा रहेंगी? जवाब है नहीं। कसीनी और उससे पहले के मिशंस ने पाया कि सैटर्न की रिंग्स धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। रिंग्स की बर्फ के नन्हे मॉलिक्यूल बिजली से चार्ज हो रहे हैं और सैटर्न की मैग्नेटिक ताकत के सहारे नीचे सैटर्न के एटमॉस्फेयर में गिर रहे हैं। वैज्ञानिक इसको रिंग रेन कहते हैं, यानी कि रिंग के कणों की बारिश। नासा के एक साइंटिस्ट हैं जेम्स ओ डोनोग्यू। इनकी 2018 की एक स्टडी के मुताबिक सैटर्न हर आधे घंटे में अपनी रिंग से इतना पानी लूज कर रहा है जितने से आप एक ओलंपिक स्विमिंग पूल भर सकते हैं। इस रफ्तार से चलता रहा तो सैटर्न के रिंग्स आज से करीब 10 से 30 करोड़ साल में पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। आज हम जानते हैं कि सैटर्न के पास सिर्फ रिंग्स ही नहीं है, सैटेलाइट्स की भी एक पूरी भीड़ है, ढेर सारे चांद हैं उसके पास। 2025 तक सैटर्न के 274 सैटेलाइट्स, जैसा हमारा एक मून है वैसे 274 मून्स उसके गिने जा चुके हैं, सैटेलाइट्स, उपग्रह। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा नंबर है, किसी दूसरे ग्रह के पास इतने सैटेलाइट्स नहीं हैं। 400 साल से हम सैटर्न को ताक रहे हैं। कसीनी जैसे स्पेसक्राफ्ट ने उसे बहुत करीब से देख लिया है, उसकी रिंग्स की हजारों तस्वीरें भेजी हैं, पर एक काम आज तक नहीं हुआ। किसी ने इन रिंग्स को छुआ नहीं है। कसीनी ने भी बर्फ के एक भी कण को सीधे टच नहीं किया था, बस दूर से उसकी पिक्चर्स ली थी। लेकिन अब ये बात बदलने जा रही है। नासा का एक प्रोग्राम है NIAC, उसके तहत 2 टीम्स को शुरुआती फंडिंग मिली है जो सैटर्न की रिंग्स को पहली बार छूने का रास्ता खोज रही हैं। पहली टीम की अगुवाई नासा की जेट प्रपल्शन लैब JPL के मार्को क्वाड्रेली कर रहे हैं। इनका प्लान एक ऐसा रोबोट बनाने का है जो रिंग्स के ठीक ऊपर मंडराएगा और फिर एक लंबी, नरम, लचीली छड़ को बाहर निकालेगा। बेसिकली एक प्रोब होगा उसके पास, जैसा मछली पकड़ने वाली डोर होती है। ये छड़ किसी एक घूमते बर्फ के कण को हल्के से छुएगी और उसका सैंपल लेगी और उसी वक्त बता देगी कि कण किस चीज का बना हुआ है। यही जवाब आखिर में तय करेगा कि रिंग्स सच में किसी टूटे चांद का मलबा है, बर्फ है या कुछ और है। दूसरी टीम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के माइकल रूबेनस्टाइन की है। वो करीब 10,000 छोटे छोटे सैटेलाइट्स बनाना चाहते हैं, माइक्रो सैटेलाइट जो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर के होंगे और ये सीधे रिंग्स के अंदर से गुजरेंगे। इनमें से हजारों तेज रफ्तार कणों से टकरा करके टूटेंगे। ऑब्वियसली ये टीम जानती है, पर जो सैटेलाइट्स बच जाएंगे वो अंदर से डेटा भेजते रहेंगे और मिलकर रिंग्स का पहला भीतरी नक्शा बना देंगे।
1 अरब डॉलर के अकेले स्पेसक्राफ्ट को खतरे में डालने के बजाय हजारों सस्ते छोटे डिवाइसेस में ये लोग रिस्क बांटना चाह रहे हैं। दोनों अभी सिर्फ शुरुआती आइडियाज हैं, उड़ान भरने में इनको सालों लगेंगे अगर ये जाते हैं वास्तव में सैटर्न की तरफ तो। लेकिन इन दोनों एफर्ट्स के पीछे लॉजिक सेम है। रिंग्स के मिटने से पहले इंसान उन्हें कम से कम एक बार छूकर देखना चाहता है। इसी के साथ सैटर्न पर यह शानदार एपिसोड अलिफ लैला का हम कंक्लूड करते हैं। ऐसे कमल ने लिखा और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबर गांव।